हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज एसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर है परमाणु तथा अणु, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स जो है मैंने पढ़ा दिया है और कुछ चीज़ें पढ़ाना है। तो आइए देखते हैं अणु के बारे में समझते हैं कि अणु क्या है। देखिए, अणु पदार्थ का वे सूक्ष्मतम कण होता है या होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं तथा जिसमें पदार्थ की सभी गुण धर्म निहित होते अणु कहलाते हैं। सबसे पहला चीज़ कि अणु क्यों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है। कोई बताएगा कि अणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है? बोलिए। अणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है, मालूम है कुछ? देखिए, अणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु और परमाणु में अंतर क्या होता है? देखिए, अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे H2, तो इसे हम लोग बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? और इसे हम लोग बोलेंगे अणु। हर एक तत्व जो होता है तत्व को ही परमाणु कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हर एक तत्व चाहते हैं कि मैं अपना अष्टक पूरा कर लूँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ाकर, ठीक है ना। जो भी तत्व है वो चाहते हैं कि हम लोग क्या कर लें, अपना अष्टक पूरा कर लें। जब इन तत्वों का अष्टक पूरा होता है या अपने कोष को पूर्ण कर लेते हैं तब इन्हें किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं होते हैं। जब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन मिलकर एक H2 बनाए हैं, आखिर में हाइड्रोजन मिलकर क्यों बनाए हैं H2? समझना रहे ना। तो इसके अंदर जानने की आवश्यकता है कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के अंदर जो होते हैं उसके वाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ये है हाइड्रोजन का नाभिक और इसके वाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए? तो इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा, अभी स्टार्टिंग हो रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कि मतलब किस तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया भी है, बताया कि नहीं बताया है? तो हाइड्रोजन के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पर करता है? बोरबरी का एक नियम है और नियम बताता है कि किसी भी तत्व के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2n² होनी चाहिए। बोरबरी का एक नियम है, उस नियम के अनुसार क्या कहते हैं बोरबरी? कहते हैं किसी भी तत्व के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए? 2n² होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2n² होना चाहिए। तो 2n² होना चाहिए, जहाँ n क्या है? कोषों की संख्या। अभी तक धरती पर जितने भी तत्व खोजे गए हैं उन तत्वों में अगर उन तत्वों में कोषों की संख्या देखा जाए तो मैक्सिमम 7 तक जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। तो जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ n बराबर क्या? n बराबर 1 2 3 4 डट, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम पहले कोष की बात करें तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितना? 1 है। इसलिए या तो यह अपना एक त्याग कर खुद उदासीन कर लेगा, नहीं तो दूसरे से क्या कर लेगा? ग्रहण करके क्या हो जाएगा? अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तत्वों के पास 3 तरह की गुण होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, नहीं तो ग्रहण कर लेते हैं और नहीं तो साझा कर लेते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि आखिर में
तत्व जो होते हैं, तत्व को परमाणु कहते हैं। परमाणु क्यों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और अणु क्यों स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो अणु इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्योंकि अणुओं के जो कोष होते हैं वो पूर्ण भर गए होते हैं, और जो परमाणुओं के कोष होते हैं वो अधूरे होते हैं। तो जो अधूरा होता है इसलिए अपने कोष को पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किसी न किसी तत्व से क्या करेगा, वो क्रिया जरूर करेगा। लेकिन जो जिनके कोष भर चुके हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको हम लोग छोड़ देंगे तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आया बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से हाइड्रोजन ये क्या है, अधूरा है। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। तो या तो किसी से साझा कर लेगा, यही प्रक्रिया होती है तीन, ठीक है ना। तो मेरा कहने का बस मतलब इतना ही था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसके पीछे कारण क्या है? तत्वों के कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिसके कोष में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है तो वह क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और जिनके पास जितना चाहिए उतना अगर नहीं होगा तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, क्या बताया कि हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन हाइड्रोजन से बना क्या, H2 स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन के आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ H2 है। तो H2 का मतलब क्या होता है, H2 का मतलब ये होता है, ये दोनों साझा किए हैं ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का भी दो है, इस हाइड्रोजन का भी दो है, ठीक है ना। साझे में कभी भी हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते हैं, जितना साझा होता है वो दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। आया बात समझे ना। तो इस तरह से इसका कोष क्या है, दो चाहिए और दोनों के पास दो दो है। तो इस तरह से इनका कोष पूर्ण है और इनका कोष अपूर्ण है। तो ये है परमाणु और ये है अणु। तो अणु के कोष भरे हुए हैं, परमाणु कोष अधूरे हैं, इसलिए क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कन्फर्म हुए कि नहीं हुए, क्लियर हुआ ये चीज़? अणु किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ को सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण धर्म निहित होते हैं उसे अणु कहते हैं। हम इस तरह भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु किसे कहते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आए बात समझे ना कि नहीं? हाँ, अब ध्यान दीजिए, जैसे अणु क्या होते हैं, जैसे ये अणु के उदाहरण है NH3, H2O, CO2, Ca, CO3, O2, Cl2, N2। तो ये अणु है, अमोनिया के एक अणु है, ये जल का एक अणु है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु है, ये ऑक्सीजन का एक अणु है, ये क्लोरीन का एक अणु है और ये नाइट्रोजन का एक अणु है, ठीक है ना। आएगा समझे ना। अब अणुओं को दो भागों में बांटा गया, एक होता है तत्वों के अणु और दूसरा होता है यौगिकों के अणु। एक होता है तत्व के अणु और दूसरा यौगिकों के अणु। तो तत्व के अणु किसे कहते हैं, तत्व के अणु का मतलब होता है कि किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब बहुत से तत्वों के अणु तत्वों के केवल परमाणु से बने होते हैं, ठीक है ना। बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कि तत्व के अणु कहते हैं, ठीक है ना। बहुत से जो तत्व के अणु होते हैं तत्वों के केवल परमाणु से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे देखिए, अब हाइड्रोजन को ले लीजिए, इसमें हाइड्रोजन के दो है परमाणु, इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु, इसमें क्लोरीन के दो परमाणु, इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु है ना। तो कह रहे किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। तो मतलब समान के मतलब क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होना चाहिए और क्लोरीन क्लोरीन होना चाहिए। यही कह रहा है बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से बने होते हैं। तो केवल परमाणु का मतलब क्या है, जैसे आर्गन,
हीलियम, ये अक्रिय गैसें हैं। क्या है? अक्रिय गैसें हैं। मतलब इनमें कोई मतलब केवल परमाणु माने अपने जैसा दूसरे नहीं लिए हैं ये। क्यों? अक्रिय गैसें वे गैसें होती हैं जिनको जो क्या करती है, किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आया समझ में ना? ये क्यों नहीं करती हैं अभिक्रिया? क्योंकि इनके कोष भरे हुए होते हैं, क्योंकि इनके कोष, इसलिए अभिक्रिया नहीं करते हैं। बातें समझ आ रही है ना? हाँ, तो किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं और बहुत से तत्वों के अणु तत्व केवल परमाणु से बने होते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? तत्व के अणु कहते हैं। समझ में आया ना? और दूसरा जो होता है परमाणुकता। परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी तत्व की अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को इसकी परमाणुकता कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अब देखिए H2 की परमाणुकता पूछ दिया जाएगा तो कितना होगा? अगर मैं पूछ दूं कि H2 की परमाणुकता बताइए तो कितना होगा? तो H2 की परमाणुकता हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। मैं पूछ दूं ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना हो जाएगा? तो इसमें 2 परमाणु हैं, तो इसलिए इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी। क्लोरीन का परमाणुकता 2, नाइट्रोजन का परमाणुकता, इसका ओजोन का परमाणुकता 3, इसका आर्गन का परमाणुकता, हीलियम का परमाणुकता। समझ में आ रहा है ना? परमाणुकता। हाँ, लेकिन जैसे कि परमाणुकता के बारे में देखा जाए तो परमाणुकता के जैसे कि आता है एक परमाणुक। ठीक है ना? एक परमाणु किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल एक परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक परमाणु कहते हैं। ठीक है ना? अब परमाणुकता जो होता है इसको क्या कहते हैं? मतलब कई भागों में, इसको निम्न भागों में बांटा गया है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। परमाणुकता को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? क्या करें, यहाँ लिख दे रहा हूँ। परमाणुकता को निम्न भागों में बांटा गया है। परमाणुकता को निम्न भागों में बांटा गया। पहला, एक परमाणुक। ठीक, एक परमाणु के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? आर्गन, हीलियम, जितने भी अक्रिय गैसें हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना? दूसरा, द्विपरमाणुक। द्विपरमाणु किसे कहते हैं? जैसे कि H2, N2, O2 आदि। ठीक है ना? त्रिपरमाणुक। त्रिपरमाणु का उदाहरण ओजोन हो जाएगा। ठीक है ना? त्रिपरमाणु का उदाहरण कौन हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, नहीं NH3 नहीं होगा, N2O हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, त्रिपरमाणु मतलब 3 परमाणु होना चाहिए। इसे देखिए, जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु, जैसे इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इसे हम लोग त्रिपरमाणु कहेंगे, लेकिन इसे हम लोग विषम परमाणु भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग तत्व हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विषम परमाणु। क्या कहेंगे? विषम परमाणु। समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसके बाद चौथा होता है, चौथा जो होता है आपका चतुपरमाणुक होता है। एक परमाणुक अणु, अणु सब में लगा लीजिएगा। ठीक है ना? अणु छूटा है थोड़ा सा, ये अणु। ठीक है ना? यहाँ पर मैं एड्रेस दे रहा हूँ ये। ठीक है ना? और यहाँ चतुपरमाणुक अणु, चतुपरमाणुक अणु। ठीक है ना? तो चतुपरमाणुक अणु में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे NH3 4 है ना, जैसे CO3 नहीं, चतुपरमाणुक में NH3 के बाद आ जाएगा आपका P4 आदि। ठीक है ना? और पांचवा जो हो जाता है आपका बहुपरमाणुक अणु हो जाता है। क्या होता है? बहुपरमाणुक अणु। बहुपरमाणुक अणु में जैसे S8, ठीक है ना, P5, S8, P5, CH4, P5 को हटा दीजिए, CH4, ठीक है ना। उसके बाद और भी बहुत से आ जाएंगे, ठीक है ना, आदि कर दे रहा हूँ।
और भी बहुपरमाणुक में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो भी एक तत्व के अलावा दूसरा तत्व दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो भी इसमें एक तत्व के अलावा दूसरा तत्व दिखाई दे रहा है उसे क्या कहेंगे, विषम परमाणु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, बहुपरमाणु, क्या समझ में आया? अब 4 से अधिक होंगे तो उसे बहुपरमाणु कहेंगे, 4 से अधिक होंगे तो बहुपरमाणु, ठीक है ना। और 4 तक रहेंगे तो चतुर्परमाणु, जैसे 1, ये 3, 4 परमाणु, P4 मतलब 4 परमाणु। अरे हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, 4 परमाणु नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? चीज़ समझ में आया ना? अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रह सकता है, तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। NH3, H2O, CO2, CaCO3, O2, Cl2, N2 इसके और क्या है? उदाहरण है। अणु को 2 भागों में बांटा गया, तत्व के अणु और यौगिकों के अणु। तत्व के अणु किसे कहते हैं? किस तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्व के अणु कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से बने होते हैं, जैसे कि H2, O2, Cl2, N2, O3, ये सब क्या है? तत्वों के एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। और ये जो है बहुत से तत्वों के अणु तत्वों के केवल परमाणु से बने होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, या हम लोग कह सकते हैं अक्रिय गैसें। परमाणुकता किसे कहते हैं? किस तत्व के किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि अब इसमें ये एक परमाणु है, H2 है, N2 है, O2 है, O3 है, CO2, N2 है, ये सब क्या है? एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु और बहुपरमाणु हैं, ठीक है ना। ये परमाणुकता के इनके उदाहरण है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि ए सेट में परमाणुकता बताइए तो ए सेट की परमाणुकता कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा CH4 का परमाणुकता बताइए तो कितना हो जाएगा? 4, 1, 5 हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।